बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और आला सतही वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है, जबकि दूसरी जानिब अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने अपने बच्चों से राब्ते की तस्दीक कर दी और कहा कि बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, जबकि मेरे बच्चे सियासत या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, ईरान के सदर जो है आला सतही वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। उनका दौरा पाकिस्तान जो है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कितनी बड़ी पेशरफ्त इसको समझा जा सकता है? दीदा दिल फरशेरा मसूद पेशेवर जो ईरान के इंतहाई मोहतरम उनकी क़यादत पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई है और लाहौर, ये अब देखें कितना खूबसूरत अंदाज़ है उनका कि वो उन्होंने दौरा शुरू किया है अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हाज़री से, क्योंकि जो इकबाल का ताल्लुक़ ईरान से है उस पर कभी बात करेंगे, पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन यह है कि वो कितना एहतराम करते हैं। इकबाल का उनकी, यानी आप समझ लें कि उनकी सकाफ़त में, इवन सियासत और स्ट्रेटजी में भी जो है ना, मेरी जब कभी बात हुई बहुत से ईरान के लोगों से, तो वो इकबाल की शायरी को शायरी के तौर पर सिर्फ होता है ना कि शायरी, इकबाल की शायरी तो एक आम शायरी वैसे भी नहीं है, बड़ी उसमें गहराई है हर शेर में। वो उसको जो है ना बड़े, उसका जो एक एक अल्लामा इकबाल के जो अशार है ना, उनके मफ़हूम और फ़ारसी में जो ख़ास तौर पे कलाम है, और वो उसको अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं इसमें ज़िंदगी का भी मकसद है, इसमें वो इकबाल को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में लेते हैं। सही, यानी सिर्फ एक शायर के तौर पे नहीं लेते। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा फ़िलासफ़र अल्लामा इकबाल, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र, एक बहुत गहरी सोच, और उनके हर शेर के मतलब हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कि बहुत पाकिस्तान में भी बहुत तहकीक इस पर हुई है, लेकिन ये कि नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि इकबाल जो है वो पता नहीं बुकरात और सुकरात में कहीं फंसे रहते हैं। ज़रा इकबाल की आप फ़िलासफ़ी पे आप गौर करें ना कभी, अल्लामा इकबाल की, तो आप देखेंगे क्या उसमें क्या क्या मोती हैं उसमें। तो वहाँ से फिर वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, और अब देखें कि आगे उनका प्रोग्राम जब अनाउंस होगा तो फिर पता चलेगा कि वो वापसी उनकी कैसे होती है। लेकिन $10 बिलियन की, $10 बिलियन की ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान और ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 31, जो कि उनकी महर न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, ईरान पाकिस्तान एम टू इंक्रीज 31 ट्रेड टू $10 बिलियन टारगेट, और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है वो ईरान एम्स टू रेज एनुअल ट्रेड विद पाकिस्तान टू 10 बिलियन। ये प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है, प्रेसिडेंट मसूद पेशेवर। तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त खुशामदीद कहते हैं ईरान के। अच्छा, इसमें जो यानी तिजारत से हट के वैसे ईरान से हमारे ताल्लुकात वैसे ही बहुत गहरे, उनकी ज़बान का कल्चर, बहरहाल। और पाकिस्तान आने से पहले जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो के साथ तशरीफ़ लाए हैं अब्बास अरग़ची, उनकी टेलीफोन पे बात हुई मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद जो है, उनसे बात हुई। तो ये जो मुख्तलिफ ममालिक और नए जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इस पूरे ख़त्ते में, और सारे मामलात हैं, बहुत बहुत आगे की तरफ चीज़ चली गई। लेकिन इसी दौरान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज दिया है। फर्स्ट अगर मैं स्लाइड यहाँ पे देखें, बेस्ड ऑन द हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, ये फर्स्ट उनका जो है। अच्छा, हु इज़ नाउ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन, आई हैव ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजिशन्ड इन
appropriate regions, just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those. Thank you for your attention in this matter. अच्छा, ये जो दो न्यूक्लियर सबमरीन्स को उन्होंने कहा है कि एप्रोप्रिएट रीजन्स में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर किया कि वो जाएंगे। अच्छा, दिमित्री मेदवेदेव जो हैं ये रशिया के साबिक सदर भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और ये 1999 से जब से प्रेसिडेंट पुतिन आए आगे फ्रंट पे पॉलिटिक्स में, तो ये उनके साथ ही हैं और बड़े करीब उनके ये हैं। और ये 2020 तक जो है ये वज़ीर आज़म थे। ये सारा यूक्रेन और इससे पहले और जॉर्जिया और ये सारा, तो मतलब उन जो रशिया की जो पोस्ट सोवियत यूनियन पॉलिटिक्स है उसमें बहुत फाल रहे हैं। अच्छा, अब इनका बयान क्या था जिसके ऊपर ये अच्छा, ये एक्स पे होते हैं, ये बड़े एक्टिव रहते हैं एक्स पे ना, ये सोशल टूर पे अपने एक्स के ऊपर ये जो है ना ये मैसेज भेजते हैं। इन्होंने मैसेज क्या दिया था जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ, एटमी अब्दोज़ों को। ये 6th इन्होंने ये कहा था दिमित्री मेदवेदेव ने कि ट्रम्प्स प्लेइंग द अल्टीमेटम गेम विद रशिया, क्योंकि वो पहले 50 दिन का टाइम दिया था, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 10 दिन के अंदर जंग ख़त्म करो। उन्होंने कहा ही शुड रिमेंबर 2 थिंग्स। नंबर 1, रशिया इज़न्ट इसराइल और इवन ईरान। रशिया ठीक है ना, इसराइल और ईरान भी नहीं है। एवरी न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड ए स्टेप टूवर्ड्स वॉर, नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बट विद हिज ओन कंट्री। डोंट गो डाउन द स्लीपी जो, यानी जो बाइडेन, वो कहते हैं स्लीपी बाइडेन, तो उन्हीं को वो दिमित्री मेदवेदेव जो है उन्होंने लिख दिया कि ये तो स्लीपी जो बाइडेन की तरह मत जाओ, उसके रास्ते पे ना चलो। इसके ऊपर उन्होंने जनाब 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स। अच्छा, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है ना ये अब मतलब ये एटमी अब्दोज़ें, नाम तो बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है और मेरा ये जो है ये न्यूक्लियर जो पावर है उससे चलने वाली अब्दोज़ें, ये कोई वो अटैक, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन लिखा है ना उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स तो ये बहुत सारे मुल्कों के पास हैं। और ये न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनके वो डीजल के बजाय वो न्यूक्लियर पावर से चल रही होती हैं। मैं तो कम से कम ये समझ रहा हूँ उनका मैसेज देख के, फर्स्ट इसमें कोई न्यूक्लियर वो कोई अटैक या कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करती हैं चलते हुए। तो ये बहरहाल, लेकिन ये कि उन्होंने वजाहत नहीं की इसकी, तो जिसकी वजह से खौफ फैला हुआ है। लेकिन उसके साथ ही जो रशिया ने काम किया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये किया है कि जी उन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको बाकायदा जो है वो उसकी प्रोडक्शन शुरू करके और उसको बेलारूस में जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, बड़ी डिटेल दोनों की, रहनुमाओं की, और उसमें उन्होंने ओरिशिनिक मिसाइल जो हैं वो, ये मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, सेकंड, Putin says कि Russia's hypersonic missiles has entered service and will be deployed in Belarus। अच्छा, ये जो मिसाइल्स इन्होंने यहाँ पे बेलारूस में कहा है इन्होंने, तो ये जो हैं ये सेकंड स्लाइड अगर हम देखें ना, तो हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये 6 वॉरहेड्स को, 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक साथ लेके ये जा सकते हैं और ये बड़े जदीद मिसाइल्स हैं। और ये जो हैं ये उन्होंने जो है यहाँ पे
और इससे पहले जब ये बात हुई थी तो यूरो न्यूज़ ने इसको इस तरह से किया कि Putin threatens यूक्रेन एंड यूरोप विद हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट इन बेलारूस। तो ये बेलारूस में जो है ये उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने जो ये जो मिसाइल्स हैं बेलारूस में, ये तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। वहाँ से क्लैरिटी नहीं अभी तक हो रही मुझे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं ये जो हैं ये इंजन यानी एनर्जी वाली हैं या ये दूसरे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ वाली सबमरीन्स हैं, और ये कहाँ से आएंगी और कहाँ पे जाएंगी। तो ये वैसे घूमती रहती हैं तो पूरी दुनिया में सारे पानियों में, इनका आबदोजों का काम यही है, ये कोई सड़कों में थोड़ी चलती हैं, इस पानी के नीचे घूमती रहती हैं पूरी दुनिया में इधर उधर। तो ये जो है ये बहरहाल, लेकिन एक तलखी जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो तलखी बड़ी और बड़ी, उसके नतीजे में जो है वो एक तासुर ऐसा पैदा हुआ कि जैसे पता नहीं आज जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस वक्त अच्छा, अब चूंकि असले की बात ही हो रही है और वेपन्स की बात ही हो रही है तो उसके साथ ही ज़रा पहले तो मैं ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, देखें जंगें दो ख़त्म, थोड़ी सी वो उनको ज़ाहिर है कि एक तरह से मैं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि एक तरह से ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी जंगें हमने ख़त्म करनी है। ये आइजनहावर जो हैं जब ये कैंडिडेट थे इलेक्शंस के तो उन्होंने कहा जंगें ख़त्म करवा दूंगा, कोरिया की जंग ख़त्म करवाऊंगा, कोरिया की जंग मैं ख़त्म करवाऊंगा। ये जीत गए आइजनहावर, और जीतने के बाद जो है ये कोरिया गए भी, और कोरिया ये गए, और कोरिया जाने के बाद जो है वो वहाँ पर इन्होंने कोरिया की जंग को ख़त्म करवाने के लिए बड़ी कोशिश की, गए सब कुछ किया, लेकिन ये कि जंग कोरिया की आज तक ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पे आर्मितिस मुआहदा साइन हो गया अगर हम थर्ड देखें पेपर उस वक्त का, लेकिन ये है कि वो जंग ख़त्म आज तक नहीं हुई। कोरिया की जंग जारी है, कोरिया की जंग ख़त्म नहीं हुई। एक जंग जैसे ये कश्मीर है तो कश्मीर की जंग ख़त्म हो गई है क्या? नहीं। एक जो है ना एक नहीं वो ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा सिंदूर की, वैसे कश्मीर का मामला तो अभी अटका हुआ है ना, दरमियान में फंसा हुआ है ना कश्मीर का मामला, कि मतलब है कि वो जो मकबूजा कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की वो तो एक सीज़फायर लाइन और कोई वो तो एक रुका हुआ है ना मामला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाइना और इंडिया का मामला रुका हुआ है, जैसे कंबोडिया और थाईलैंड का रुका हुआ है मामला, ये रुके हुए हैं ना, ये जंगे फ्रीज एक जगह। तो जंग वो ख़त्म तो नहीं हुई कोरिया की जंग, वो बीच में एक डीमिलिटराइज जोन बन गया और वो जंग अपनी जगह मौजूद है। तो ये जंगें जो हैं, तो आइजनहावर ने कहा कि मैं जंग ख़त्म करवा दूंगा, वो गए लेकिन वो जंग ख़त्म नहीं हुई। अनिसी बहुत ही अजीब सा हुआ ना, दरमियान में वो कोरिया दो हिस्सों में टूट गया। अच्छा, अब ये है कि अच्छा इसी तरह से वो जब आए निक्सन, उन्होंने कहा मसला ही नहीं है वियतनाम की जंग ख़त्म करवाना, वो जनाब है तो आते ही वियतनाम, क्योंकि वो आते इन्हीं नारों में वियतनाम की जंग ख़त्म करवाऊंगा, जंगें ये वो वियतनाम की। पता नहीं कितने सालों के बाद जाके कहीं वियतनाम की जंग ख़त्म हुई, और उस वक्त ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उनका इलेक्शन का जो स्लोगन है ना, ये जो 5th है, निक्सन अनाउंसेस कि मैं जब जीतूंगा पीस विद ऑनर, मैं ऑनर के साथ जो है ये जंग ख़त्म होगी। लेकिन फिर क्या हुआ साइगोन में, ये एक तारीख। अच्छा, तो इलेक्शन से इसी तरह से वो ओबामा आए तो उन्होंने कहा, बुश ने तो सत्यानाश कर दिया पूरी दुनिया का, नोबेल इनाम पहले मिल गया उनको आते ही, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है तो ओबामा's वॉर। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो है वो आने से पहले तो कहा कि मैं 24 घंटे में ख़त्म करवा दूँ। 24 घंटे क्या, वो तो आज तो कीव के अंदर जो है वो तो बिल्कुल, अब तो कीव टारगेट है ना, अब तो किसी पेरिफेरी में अटैक्स नहीं हो रहे, कीव पे हो रहे हैं। और उसमें जो एक बड़ी यानी आप समझें कि इसमें एक ये बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है मामला, बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते बढ़ते मामले में जो है
वो एक इसमें जो नया पहलू आ गया है वो ये है कि जो निकारागुआ है, निकारागुआ ने इन जो 4 अलग ये जो इंडिपेंडेंट रियासती दोंस्तैक और ल्यूसैक और ज़रपोज़ी और इनको अलग ममालिक के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है निकारागुआ ने, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ तास को, निकारागुआ को, ये मेदीदेव ने 22 निकारागुआ ने नए रीजन्स को रिकग्नाइज कर लिया है, ठीक है। और कीव ने इसके ऊपर बड़ा रेजिस्ट किया है, यूक्रेन ने 20th के निकारागुआ रिकग्नाइजेस रशिया's क्लेम टू ऑक्यूपाइड यूक्रेन। लेकिन वो जो 4 नए मुल्क इंडिपेंडेंट थे तो निकारागुआ ने उनको इंडिपेंडेंट मुल्कों के तौर पे रिकग्नाइज कर लिया। और RT न्यूज़ इसको दे रहा है कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रिकग्नाइज न्यू रशियन रीजन। तो ये एक बड़ा जनाब खुशी का मामला है कि वो ये रशिया के लिए। अच्छा, अब इधर जो है वो थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे देखें कि एक बड़ा तवील आज आर्टिकल है, और वो जो आर्टिकल आया है वो आया है जी ग्लोबल टाइम्स में। उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर रख के ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है, लेकिन उसको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि पाकिस्तान आर्मीज इंडक्ट्स चाइनाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर। अच्छा, ये जो है ये मैं ग्लोबल टाइम्स यहाँ पे हमारी टीम अगर उसको दिखा दे तो ये ग्लोबल टाइम्स में ने इसको 37th। अच्छा, अब 30 ये जो है ये अगर इसको पढ़ें इस पूरे आर्टिकल को तो पाकिस्तान आर्मी हैज़ इंडक्टेड चाइनाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया। अच्छा, ठीक है, ग्लोबल टाइम चाइनीज एक्सपर्ट से ये कह रहे हैं कि ये पहला एक्सपोर्ट डील है Z-10 की और हेलीकॉप्टर स्ट्रॉन्ग फायर पावर की, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को ख़ास तौर पे एंटी टेररिज्म में ये पाकिस्तान के लिए बहुत आगे जाएगी। पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रिजाइडेड ओवर द इंडक्शन सेरेमनी ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर इनटू पाकिस्तान आर्मी एविएशन ड्यूरिंग अ विजिट टू मुल्तान गैरिजन। पाकिस्तान मीडिया, ठीक है, आउटलेट द न्यूज़ रिपोर्टेड। ये सारा करके स्टेट ऑफ आर्ट। अच्छा, आगे फिर ये कह रहे हैं कि दिस स्टेट ऑफ आर्ट ऑल वेदर प्लेटफॉर्म इज कैपेबल ऑफ प्रिसाइज स्ट्राइक ऑपरेशन डे एंड नाइट, equipped with advanced radar system and cutting edge warfare suits, the Z-10ME। और पूरा इसके बारे में फिर ये डिटेल बता रहे हैं। और ये जो है ये जो फरवरी 2024 में पहली दफ़ा ये सामने आया था। और इसको अगर J-10 फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर ये एयरक्राफ्ट के साथ ये कंपेयर्ड विद फिक्स विंग एयरक्राफ्ट लाइक J-10CE, the Z-10ME helicopter can take off and land vertically and hover, making the deployment more flexible without requiring dedicated airfields। ये उनके माहिरीन फिर कह रहे हैं। और ये जो है ये अच्छा, अब ये जो है ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है बड़ा एक बड़ी पब्लिकेशन है अमेरिका की, नेशनल इंटरेस्ट, तो वो 38 तो वो ये कह रहे हैं कि जी चाइना Z-10ME 38, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये 12 जुलाई को जो भी सारा हो रहा था अमेरिका के दुनिया भर में ये इतला, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये Z-ME अटैक हेलीकॉप्टर जो है ये वेपन है बड़ा इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, डिप्लोमेट जो है अब ये कह रहा है, अच्छा उससे पहले आ जाए ना 40th पे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने क्या इस पर कमेंट किया, वो कहते हैं इंडियाज प्राचीन कम्बैट हेलीकॉप्टर अनएबल टू कम्पीट विद चाइनाज Z-10, ठीक है ना, ये 40th यहाँ पे ले लें। अच्छा, ये वो हैं हेलीकॉप्टर, ये वो सारा कुछ है जो कि
ये LAC के ऊपर, साबिका LAC जो है उसके वहाँ पर चाइना ने ये डिप्लॉय किए हैं, और पहला मुल्क है पाकिस्तान जहाँ एक्सपोर्ट किया है उन्होंने अपना ये स्टेट ऑफ आर्ट। अच्छा, इसमें जो है वो डिप्लोमेट में उनके अजय शुक्ला बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं वाई इंडिया मस्ट एक्सेप्ट टर्म्स ऑफर ऑफ F-35 कम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 2-3 दिन से ये मुस्तकिल डिप्लोमेट 39th वो ही कह रहे हैं कि ये जो है इसमें इनको क्योंकि इंडिया के पास जो है वो ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो ये जहाज़ F-35 ले, मतलब क्या और क्या लेंगे। देखें ना, आप रशिया से लेके और चाइना से लड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि रॉयटर्स ने आज जो है 23rd उन्होंने डिटेल रिपोर्ट छाप दी है रॉयटर्स ने, हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज़ गियर। और वो उन्होंने डिटेल पूरी राइटर्स की रिपोर्ट में है कि किस तरह से हुआ, और उसमें फिर वो बात कह रहे हैं कि इसमें जो है ये जो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी था, इसमें PL-15 मिज़ाइल जो है वो J-10 फाइटर से गए लगे जाके जहाज़ों को, और ये कि इंडिया के जो हैं वो कटिंग एज फाइटर्स गिर गए, कटिंग एज फाइटर राइटर्स, ठीक है। और वो कहते हैं कि 70 जहाज़ इंडिया ने जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स कोट कर रहे हैं, 70 जहाज़ थे और इतने ज़्यादा थे कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ये है कि अच्छा, ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ देखें, फॉल्टी इंटेलिजेंस गिव द राफेल पायलट्स फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि वो दे वर आउट ऑफ पाकिस्तानी फायरिंग डिस्टेंस। अब ये अजीब बात है, देखें ना, वो मैंने कहा था एक उसमें चले गए फ्रीज, वो बच्चे खेलते हैं ना आपस में, खेल होता है फ्रीज, बच्चे फ्रीज हो जाते हैं, या बच्चे वो उसमें चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ है, किस दुनिया में है, कहाँ पे है क्या। तो वो अपनी जगह वो समझे कि शायद हम इस वक्त कहीं और हैं, वो थे कहीं और। मतलब ये अजीब बात है कि वो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक उनका जो सिस्टम था वो सारा जैम हुआ था, और वो जो है वो 150 किलोमीटर आगे पीछे थे, वो 150 किलोमीटर का फर्क था। अब ये कितनी खतरनाक, यानी दो मुल्क, तो अब ये उनको देखना है इंडिया को कि ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है आज, तो ये अब ये सारी सूरत हाल है। फिर उसके बाद तो ये न्यूक्लियर की तरफ या कहीं और है, ये कशीदगी बढ़ रही है खित्ते में, क्योंकि देखिए ये जो इशू है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो भारत के साथ है मामला, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पेचीदा है मामला है, ये जो मामला है, और इसका राज जो है वो सिर्फ मोदी जी जानते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं ना। पाकिस्तान में तो 2013 से 14 से लेके कितने वज़राए आज़म और कितने वज़ीर ख़ारजा आए और गए, वहाँ तो मुस्तकिल तौर पे मोदी जी और जयशंकर जी मौजूद है ना। तो इनको तो राजनाथ सिंह, इनको तो पता है ना कि क्या हुआ है इंडिया का मामला, तो ये बताएं, कुछ बात करें तो पता चले। लेकिन फिर वो अदानी ग्रुप आ जाते हैं, फलां, वो तो वो फंस गए सारा मामला। तो अब उसमें टैरिफ के ऊपर वो F-35, अच्छा वो F-35 लेने नहीं लेने अभी तक वो एक गुमगू है कि जी हमारी बात नहीं चल रही है, इनकार कर दिया, रिपोर्ट छप गई, वो होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो अगर वो इधर से पाकिस्तान के पास आ गया तो वो कैसे लड़ेंगे। देखें ना, उनके अगर राफेल गिर गए तो फिर वो उसमें F-35 ही बेचेंगे ना अमेरिकन, और कहेंगे कि बाय करो। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। गज़ा में आज बड़ी सूरत हाल है, लेकिन मैं ज़रा यहाँ इस खत्ते को अगर 2 मिनट मुझे मिले मज़ीद तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे निपटाऊँ। मैं इस बात को डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, इसको करना इसलिए ज़रूरी हो गया। ये मामला तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी पुराना चल रहा है, लेकिन चूँकि एक बात ऐसी हुई है वहाँ पे, और वो बात जो है वो उनके जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट में बात की है। ये 26 में कोट कर रहा हूँ कि जयशंकर जी, एस जयशंकर सेज के इस्लामिस्ट ग्रुप सल्तनत बंगला बैक बाय टर्किश NGO बिहाइंड ग्रेटर बांग्लादेश मैप। अच्छा, ग्रेट बांग्लादेश मैप भी आ गया। ये तो पुरानी है जो ख़बरें हैं ना कि वो जेट वगैरह गिरे थे, लेकिन ये जो है ना 26 के वो कहते हैं कि सल्तनत बंगला का एक मैप जो है वो सामने आ गया है, और उसके पीछे टर्की है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम भी ले, टर्की उसके पीछे, पे टर्की को क्या इंटरेस्ट होगा बांग्लादेश में, लेकिन बहरहाल
क्योंकि जयशंकर जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बयान दिए, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और बिजनेस स्टैंडर्ड भी यही कह रहा है, इंडिया एलिजिस के इस्लामिस्ट ग्रुप बैक बाय टर्किश एनजीओ बिहाइंड ग्रेटर बांग्लादेश मैप। तो टर्की कहाँ से दक्कन हेरल्ड, ठीक है ना, ये टर्की को कहाँ से लेकर आ गए हैं बीच में, यानी पाकिस्तान भी नहीं है, चाइना भी नहीं, टर्की बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश में टर्की इन्वॉल्व है। अच्छा, ग्रेटर बांग्लादेश जो है ना जी, ये एक काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब इसने ग्रेटर बांग्लादेश ने एक जो है वो जोर पकड़ लिया। वहाँ तो बेशुमार अलहदगी की तहरीकें, लेकिन इसका मैंने आपसे यही कहा ना कि वो चूँकि बात चल आई है और फ्लोर ऑफ द हाउस बात हुई है, तो अगर हम इसका मैप दिखा सकें, हम ये इसका मैप है ग्रेटर, ये जो ग्रेटर बंगाल कह लें या ग्रेटर इसको बांग्लादेश कह लें या सल्तनत बंगला जिसको कहा है उन्होंने। अब इशू ये है कि ये सल्तनत बंगला जो है, इसका अगर नक्शा देखें तो इस सल्तनत बंगला के नक्शे में तो आसाम भी है, इसमें जो है ये मगरबी जो है वो बंगाल भी है, इसमें जो है वो कुछ इलाके जो हैं वो आ रहे हैं। अगर हम 7 देखें तो इसको ये हमें कंप्लीट अंदाज़ा होगा ना कि ये कौन सा इलाका है। तो ये आप देखें कि इसमें ये 7 स्लाइड में देखें तो ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जनाब या अरुणाचल प्रदेश भी, आसाम भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे मुल्कों पे एक अब इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है। वी न्यूज़ को कोट करूँ मैं, 27 ग्रेटर बांग्लादेश मैप इंक्लूड्स इंडियन टेरिटरी, जयशंकर रिस्पॉन्स टू टर्की लिंक्स। टर्की को क्यों लाए, ये बस एक ऐसी बात है जो मुझे बड़ा अजीब सा है। और ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अब ये इसमें तो बिहार का इलाका भी है, आसाम भी है, मेघालय भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें वेस्ट बंगाल भी है। तो इसका मतलब है ये एक, और इसमें कोई नागालैंड के इलाके भी आ रहे हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए की है, ये एक बड़ी मुनज़्ज़म, बहुत मुनज़्ज़म एक कैंपेन चल रही है। एक तो कुकी लैंड और ये सारा चल ही रहा है ना, एक वो वो तो अलग चल रहा है, कुकी लैंड भी, और बाकी जो उधर कई बेशुमार मूवमेंट चल रही हैं। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश, इसका जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि जयशंकर जी ने हाउस में पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही कहा है कि इसके पीछे टर्की है। टर्की का मुझे कोई ये अगर ये बता देते कि टर्की का क्या ताल्लुक है बांग्लादेश के साथ, भी टर्की का क्या ताल्लुक, और टर्की जो है वो इतना बड़ा ग्रेटर बांग्लादेश, आपको पता है टर्की इस वक्त जिस जियोपॉलिटिकल उसका जो जहाँ पे है टर्की इस वक्त मौजूद है, बाय द वे हमास की लीडरशिप आज टर्की में है। सही, हमास की लीडरशिप, मैं भी गज़ा पे आ रहा हूँ, हमास की लीडरशिप टर्की में। टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है MIT के, उनसे भी मुलाकात हुई है, और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। टर्की के यूक्रेन, ये ब्लैक सी, कैस्पियन, ये जो नेटो के इश्यूज़ हैं, फिर यूक्रेन अमेरिका, यूक्रेन रशिया, ये मामला, फिर गज़ा, इधर टर्की इतना कुछ इतना एक्टिव, इतनी प्रोएक्टिव लीडरशिप है उनकी, रजब तय्यब एर्दोगन जो प्रेसिडेंट की। और टर्की इतना इस वक्त यानी बहुत एक्टिव है। सीरिया में आप देखें ना, सीरिया के सारे इश्यूज़ को, तो वो वहाँ यहाँ पर एक मूवमेंट चल पड़ी है, और वो चूँकि ज़ोर पकड़ रही है और नक्शा उनके आने शुरू हो गए हैं, और सल्तनत बंगला उसका नाम है, इन्होंने टर्की पे डाल दिया। मैंने कहा मैं उसको डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जयशंकर जी ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये इसमें लोकसभा में खड़े होकर ये बयान दिए, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और वहाँ पर जो है वो चौथा दिन हो गया, स्टीव वित्कॉफ इसराइल में ही है। ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस कर लेते हैं क्यों है, क्या कर रहे हैं, और किसी मुल्क क्यों नहीं गए। चौथा दिन, 5वां दिन अभी शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि आज चौथा दिन हो गया, स्टीव वित्कॉफ इसराइल में मौजूद हैं, किसी दूसरे मुल्क भी नहीं गए हैं। हाँ, ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के फ्रंट्स और फ्लैश पॉइंट्स। देखें, इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट करूँ, 18th प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं
वो कह रहे हैं कि सेज कि ही हर्ड इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, और उनकी बात मान ली है। कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस को अब उसकी देखें ना दोबारा, वो कह रहे हैं ये इट्स गुड। ठीक है, ताकि वो एडिशनल पेनल्टीज वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं इट्स गुड स्टेप। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो उसमें जो ऑफिशियल्स हैं जो नाम नहीं ले रहे अपना, वो इंडिया के वो कह रहे हैं कि दे विल बाय, जो 17th है वो कह रहे हैं कि हम तो ऑयल लेंगे इंडिया रशिया से। ट्रम्प को बताया गया है कि जो है ये ठीक है। तो ये अब वो साइंस इंडिया में है कि हमें जो है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग से अपने वाइटल एनर्जी सप्लाईज को, ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत खुश हुए हैं ये बात सुन के, भारत ने जो है वो फैसला किया है कि वो ऑयल नहीं लेंगे, और ये बड़ा अच्छा किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये तो एक कॉम्प्लेक्स या एक सिनेरियो है, उसमें देखना ये है कि अगले चंद दिनों में, और उसमें देर नहीं लगी कि ये, क्योंकि देखें इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास और जयशंकर और उनके आरएसएस और इनके लोग के आखिर, क्योंकि ये ट्रंप नहीं है। ये ज़रा ट्रंप ऐसे है, ट्रंप ने यूं कर दिया, ट्रंप ने नहीं। बाइडेन दौर में क्या था भाई, पूरा बाइडेन दौर कैसे गया है आप देख रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस, कनाडा, अमेरिका, केसेस कट रहे हैं, वो बंदे उधर पकड़े गए, ये हो गया। ट्रंप वन किया था, गलवान हो गया, फिर ये जो डिप्लोमेसी थी कोविड वैक्सीन की, उसके ऊपर जिस तरह से मिले। और अब ये देखें, एक होता है कि ताल्लुकात ऊपर नीचे हो जाए ना, वो कहते हैं कि जी वो, एक होता है आपने मिसाल के तौर पे वो जो है वो कह दिया कि जी ग्रीनलैंड हमारा एक हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड ने हंगामा। एक होता है ना, एक होता है डेड इकोनॉमी, मतलब एक मुल्क की इकोनॉमी को कहते हैं इट्स डेड इकोनॉमी, और वहाँ से लोगों को सारे दुनिया के सामने यही कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर कहते हैं कि इन मुल्कों से हायर नहीं करना आपने किसी बंदे को। तो एक वो जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो रही है ना, जिसको एक संजीदगी से उसका जवाब किसी ना किसी के पास तो होगा ना। ऐसा तो ये अचानक थोड़ी हो गई, अचानक ही एक दिन वो सुबह उठे तो अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई है, ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो एक पैटर्न चल रहा है, एक सालों से पैटर्न चल रहा है, और ये उस वक्त से चल रहा है जब गलवान के ऊपर मोदी जी जो है इन्होंने मिस कैलकुलेट किया था चाइना को, ये तो उस वक्त से ही चल रहा है। तो आखिर इतने सालों में कोई तो एक पॉलिसी, और अभी जो ये कि जी उधर से वो F-35, तो इधर से पाकिस्तान जो है अगर वो चाइना के साथ इन देखे ना, एक तासुर क्या कि वो पाकिस्तान अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। यानी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन यह कि ईरान के साथ आज $10 बिलियन की पाकिस्तान ने, और चाइना के साथ ये जो पूरा डिफेंस का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो पहला एक्सपोर्ट क्वालिटी का पाकिस्तान को दे रहे हो, कह रहे हैं पूरा का पूरा। अच्छा, साथ ही वो उधर वो टर्की ये सल्तनत बंगला नहीं आ गई, पहले कुकी लैंड चल रहा था, वही उधर बहुत सारे मसाइल और हैं बहुत सारे। तो अब वो F-35 की तरफ इनको धकेल रहे हैं। और ये कोई नई खबर आज जो दी है राइटर्स ने, मैं अभी गजा पे बात करता हूँ, इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा था 24 में दिखाएं, हाउ डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडिया फाइटर जेट्स, में याद दिलाने के लिए दोबारा। और ट्रंप एस्टिमेट्स 5 जेट्स वर डाउन इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इसको इसका जवाब कौन देगा? देखें ना, इसका ये जो है, ये जो 25 है, ये तो मैं कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था। तो अब ये है कि ये एक बड़ा इशू है, और उन्होंने आज तरीका बता दिया, ऐसे गिरे ऐसे गिरे ऐसे गए, यहाँ से जा रहे थे यहाँ से जा रहे थे, वो राइटर्स ने पूरी उसकी बोली। अच्छा, गजा में जो सूरत हाल है वो ये कि आज भूख से 7 मज़ीद अमवात हो गई। आज फायरिंग, गोलियाँ नहीं चली, गोलियाँ चलाने की सख्त भी नहीं और हिम्मत भी नहीं है अब इसराइल में। और जो स्टीव विटकॉफ हैं वो इसराइल में मौजूद हैं, मशरिक़ वस्ता के किसी और मुल्क में या मगरबी एशिया के किसी और मुल्क में नहीं जा रहे, जो बड़ा अनयूजुअल है। 4था दिन उनका हो गया है, और आज तो उनकी कोई भी मसरूफियत नहीं थी सवाए इसके कि वो तल अवीव में उन्होंने मुलाकात की जो यरगमाली हैं
हमास के पास जो गमाली हैं उनकी फैमिली से मुलाकात की। कल वो अंदर गए थे गज़ा में, लेकिन वो उनको सिक्योरिटी का इशू था तो वो फिर बाहर आ गए और वो बाहर आ गए। ठीक है, अच्छा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? स्टीव वित्कॉफ यहाँ पे कुछ करे, अनाउंस करे बगैर जाएंगे तो क्यों आए थे? मतलब क्या गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से मिलने आए थे? क्या हुआ? मैं अब ये बात दोबारा इसको जोर दे के कह रहा हूँ कि कोई किसी और मुल्क की तरफ से उनको इनविटेशन से मतलब ये कि यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ करके आए। ठीक है, स्लोवेनिया जो है, स्लोवेनिया वो पहला मुल्क है ईयू का जिसने इसराइल के साथ अपने दिफाई माहदे तोड़ दिए और बाकी ईयू को भी पीछे छोड़ दिया। अभी तक प्रेसिडेंट मैक्रोन और ये सारे आगे जा रहे थे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने, उन्होंने माहदा ही ख़त्म कर दिया। स्लोवेनिया ने कहा कि सबसे आगे जो है ना हम निकलेंगे भाई फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो ये स्लोवेनियन टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 14 स्लोवेनिया बैन्स वेपन्स ट्रेड विद इसराइल इन ईयू फर्स्ट। ठीक है, तो स्लोवेनिया जो है उन्होंने कहा ईयू फर्स्ट, पहला मुल्क है भाई, बाकी आप करते रहो बातें, हम पहले मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल के साथ अपना दिफाई माहदा तोड़ा है। अच्छा, अब ये जो है ये एक सूरत हाल ऐसी बन रही है जिसमें अब वो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि स्टीव वित्कॉफ इसको प्रोलॉन्ग करें, और जाहिर है कि उन्होंने यहाँ से शायद वो कुछ अनाउंसमेंट करवा दें या कुछ, क्योंकि गज़ा को ऑलरेडी गज़ा में इमदाद चली गई। असल बात यह है कि गज़ा में इमदाद जा रही है, और जो कल भी मैंने बात की थी, और स्टीव वित्कॉफ जो हैं उन्होंने इंटेलिजेंटली कोई इसका तरीका मेरा ख्याल है वो निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो तरीका इंटेलिजेंटली निकाल रहे हैं कि नेतन्याहू को वो आराम से जो है ना कुर्बानी का बकरा होता है ना, सजा वजा के उसको कुर्बान गाह की तरफ, जो बकरे को तो नहीं पता होता क्या होना है उसके साथ, तो ये बकरे की कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे तो आएगी। नेतन्याहू जेनोसाइड है। अब जनाब ये इन्होंने आज पहली बात तो ये है, CNN का रिपोर्ट कर रहा है 8th नेतन्याहू पोस्टपोन्स डिसीजन ओवर मिलिट्री एक्शन इन गजा, अच्छा टू नेक्स्ट वीक। ओ भाई, इतनी पिटाई होगी और इतनी पिटाई हुई है कि वो अब गजा में फौजी एक्शन अगले हफ्ते तक मुलतवी हो रहे थे, गजा में जाएंगे दोबारा जाना, अब अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दिए। अगले हफ्ते क्या होगा? वो हिम्मत ही नहीं है, इतनी पिटाई हुई है कि वो जो है वो यानी वो कह दिया ना ट्रम्प की तरफ मैसेज आके गजा में मत जाना, अब ज़रा इधर ही ठहरो। अच्छा, और उसके बाद जो है वो जब मिले हैं स्टीव वित्कॉफ भी बड़े तरीके से, देखें ना स्टीव वित्कॉफ के ऊपर भी तो बहुत, ये तो एक हॉकिश, उधर वो एपेक इजरायली लॉबी, उधर ये तो प्रेजेंट ये पूरी कोशिश हो रही है स्टीव वित्कॉफ की, उधर यूक्रेन में भी वो उनका रोल है। तो अच्छा, अब ये जो 9th है, मैं मीडिया कोट कर रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि सूरत हाल क्या है, और जो अंदर की बातें उसको छोड़ दें, जो टेलीग्राम से मैसेज आते हैं या जो व्हाट्सएप पे या और तरीक़ों से बात हो उसको छोड़ दें, वो बात जो सामने आ रही है वो ख़बरें बड़ी होती हैं। ठीक है ना, सारी ज़िंदगी इधर ही आवारा गर्दी करते गुजरी है, इन्हीं दश्त की सयाही में, ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वस्ता या जो कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं। तो लेकिन मीडिया कोट करें तो अंदाज़ा होगा। अब जनाब वित्कॉफ जो है नेतन्याहू से उन्होंने कहा है कि एंड गजा वॉर, और एक ही मरहले पे सारा ख़त्म कर दो, मतलब अच्छा एक मरहले पे ख़त्म कर दो। उधर ज़हन में रखे केयर स्टार्मर ने जो कुछ किया है वो ट्रम्प के कहने पे किया है कि हम फौरी तौर पे मान रहे हैं सितंबर में, केयर स्टार्मर और फिर मैक्रोन और ये सारे वो तो ले गए ना उठा के, वो तो सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया, कतर, पूरी दुनिया ने कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत को मान लेंगे। स्लोवेनिया ने, ये नहीं आप देखें ना उनके नाम डलना शुरू हो गए लिस्टों में, वो हवाले होना शुरू हो गए बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के, बेल्जियम ने पकड़ के उनको जारी कर दिया, नीदरलैंड नहीं कर। लेकिन ये आप अगर खबर इस पर दोबारा देखें हम 9th कि नेतन्याहू से कहे कि एंड गजा वॉर, US प्लान्स 1 डील टू फ्री ऑल हॉस्टेजेस, सारे के सारे जो हैं वो हॉस्टेजेस को एक ही वक्त में रिहा कर दिया जाए। ये वो बातें जो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह रहे थे।
अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल भी आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना रहा है। 7th वित्कोफ सेड टू टेल फैमिलीज नथिंग न्यू इन हॉस्टेज टॉक्स, लेकिन सिचुएशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें जो है अब जाहिर है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल में वो उनको ऐसे ही फिर 35th ये इसराइल का मीडिया माहौल बना रहा है। आज उन्होंने जो बात की है ना, ज़रा खुल के बात की है। 35th US envoy Witkoff to hostage families very close to Gaza truce, और हमास तैयार है डीमिलिटराइज होने के लिए। भाई हमास तो तैयार पहले भी थी, वो ये कह रही थी कि आपकी फौज निकलेगी तो हम हथियार डालेंगे ना। ये कैसे मुमकिन होगा कि इनकी फौज घुसी रहेगी अंदर और वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी घुसी रहेगी? तो इसमें तो अरब मुल्क भी नहीं जा रहे थे अंदर, इसमें तो अरब ममालिक ने कहती है हम कैसे अंदर जाएंगे कि इनको बिठाया हुआ तुमने, और ये गोलियां मार रहे हैं। एड के लिए बच्चे आते हैं वहाँ पे, औरतें, तो उनको गोलियां मारते हैं ये जो मैसेंड्रीज हैं। तो वो तो पहले ही ये तो तय हो चुका हुआ था कि उधर से कैदी रहे। अब ये उनको फिर बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ऐसा है ये 35 कि वेरी क्लोज टू गजा ट्रूस, यानी वो तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। देखें ना क्या। अच्छा, फिर वो सायरन आज थोड़ी देर के लिए वो एक दिन में एक दफ़ा जो है ना वो सिग्नल ज़रूर बजाते हैं, ये जो अंसारुल्लाह हैं होती एक दफ़ा सिग्नल ज़रूर बजाते हैं कि याद रहे सबको कि हम भी मौजूद हैं। मतलब होती जो है वो एक दफ़ा सिग्नल ज़रूर बजाते हैं वहाँ पे। उधर मिसाइल पूरा तल अवीव, उधर नेतन्याहू कहते हैं ना नहीं नहीं नहीं, उधर सारे बजना शुरू हो जाते हैं। अब पता नहीं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। वित्कोफ ने उनको आंख मारी हुई है कि यार ये ज़रा उछले कूदे तो वहाँ से एक मारा करो मिसाइल। तो वो जो है ना वो जनाब वो फिर नेतन्याहू ठुस हो जाता है। तो अब यह है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, और या तो ये वहाँ जाएंगे वापस और प्रेसिडेंट ट्रंप को जाके बताएंगे कि क्योंकि और कोई मुल्क अभी तक, या हो सकता है किसी और मुल्क, कतर चले जाएं रात को। ये एक्टिविटी बड़ी तेज़ है ना गज़ा के। गज़ा खुल चुका। असल बात यह है कि गज़ा खुल गया। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। मैं अल जज़ीरा कोट कर रहा हूँ 42, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। 7 more people इंक्लूडिंग अ चाइल्ड डाई फ्राम इसराइल इंड्यूस गज़ा स्टारवेशन। अब स्टारवेशन से डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये मतलब वो उन्होंने जनाब जंगबंदी वो हमले करना तो वो तो रोक दिया सारा। अच्छा, इधर जनाब ये हमास की लीडरशिप बैठी हुई है तुर्किया में। अब देखें तुर्किया करो, पाकिस्तान जो है वो बात कर रहा है ईरान से, और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर, और अमेरिका के साथ ज़बरदस्त हो गया। वो चाइना वो छोटी मोटी चलेगी चीज़ें, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा बड़ा ज़बरदस्त ही है। 29 से 19 पर आ गए, और साथ ही चाइना का पूरा जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी का उनके जो वेपन्स हैं वो सारे इधर आ गए। उधर रौले पहले कम थे। उधर जनाब सल्तनत बंगला, और डिस्कस में इसलिए कर रहा हूँ कि उधर वो उन्होंने जयशंकर जी ने बात की है कि इतनी बड़ी कोई सल्तनत बंगला के मैप्स आने शुरू हो गए अचानक, और तुर्की को डाल दिया बीच में। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनसे मुलाकात कैसे होगी? वो तो तुर्किया में होनी थी, और ये तो सबमरीन्स आ गई। ये न्यूक्लियर सबमरीन वो नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने तो मिसाइल फिक्स कर दिए ना बेलारूस में। ये वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पे चलती हैं सबमरीन्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और स्टीव वित्कोफ जो हैं वो यहाँ पर अब 5वां दिन अनयूजुअली किसी और मुल्क में वो नहीं जा रहे कि पहले यहाँ पे नेतन्याहू को बिल्कुल ये कि नेतन्याहू मान गया, ऐसे होगा वैसे होगा, सारी बातें हमास मनवाएगी अपने, ये बात ध्यान में रखें। और हमास ही मनवाएगी। ये सारी वो बातें हैं जो कि स्टीव वित्कोफ ने गारंटी दी थी अरब ममालिक को। अरब ममालिक को, OIC को, पुतिन को, सारी दुनिया को स्टीव वित्कोफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने गारंटी दी थी। आखिर अमेरिका का सदर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है या नेतन्याहू है? एक क्रिमिनल को अगर ये पकड़ के देखे ना, वो तो कॉम्प्लेक्स जंगें थी ना, मैं कह सकते हैं ये यूक्रेन की जंग भी, इसको एक कह दें वो पुतिन से कि भाई कहाँ तक जाना है, इसको रोको, इसको कर दो, तो वो भी हल हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन गजा का तो बहुत ही आसान है। नेतन्याहू है क्या?
देखे ना, नेतन्याहू को एक कहें कि अब ये जो बात की है तुमने, वो इधर भागता है उधर भागता है। ये जो सियासत है ना, ये उधर नेतन्याहू कि मेरा क्या बनेगा, इधर ये मोदी जी नहीं मान रहे कि क्या होगा। भाई आप जो है वो इसको एक्सेप्ट करके इससे निकलें, आगे अगले स्टेप की तरफ जाएं कि भाई अब हमने क्या करना है। F-35 नहीं लेने तो ये पाकिस्तान और चाइना और ये सारा फिर कैसे आप क्या सही। और फिर आपके रशिया आपको सोर्स कोड अब देगा इन हालात के अंदर। इन हालात में रशिया, आप चाइना से लड़ेंगे, रशिया मतलब बुनियादी जो बेसिक हैं, तो ये आपको F-35 की तरफ धकेल रहा है अमेरिका, सीधी सी बात है। F-35 आप नहीं लेंगे तो F-35 आप लेंगे तो उसके बाद फिर क्या गारंटी होगी कि वो सोर्स कोड आपको देंगे या नहीं देंगे। उनकी कल को शी जिनपिंग से सलाम दुआ होगी दोबारा। तो ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान का, मेरी तो दुआ है कि जल्द से जल्द ये सोशल अनरेस्ट जो हमारे यहाँ है, बदमाशियाँ जो कि मुख्तलिफ नामों से, ये कितनी आप देखें कि इस वक्त एक्टिविटी है। और हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैंने कम से कम नहीं देखा कि हम इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी के साथ और इतनी अच्छी डिफेंस पॉलिसी के, ये अंदर तो हमारे प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह चल रही हैं, दहशतगर्दी, लेकिन वो सारा, लेकिन माशी दहशतगर्द अपनी जगह बैठे हैं। तो ये शुगर मिलों के माल के मालिक और ये बाकी जो गंदम और ये और वो सारे, इनको पकड़ के ये दहशतगर्द, चाइना मॉडल क्यों नहीं अपनाते पाकिस्तान में माशी दहशतगर्दों के खिलाफ। तो बस वो अगर कर दें तो मुल्क के अंदर भी जो है वो अनरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और बाकी तो अहम फैसले हैं, बड़े ज़बरदस्त इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि लेकिन ये कि सोशल अनरेस्ट अगर मुल्क के अंदर रहेगा तो फिर उसके नतीजे में तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े बड़े बहरानों से हम निकल गए हैं तो ये तो इससे भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह खैर करेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मां। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनों, वाकई लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।